हाँ, आज मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताना चाहता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह COOH होता है। COOH, इसको कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप यानी वे यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है, ये समूह उपस्थित होता है, उनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दो ग्रुप से मिलकर बना है। जैसे इसमें देख रहे होंगे, एक तो इसमें ये CO कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप है। और प्लस ये OH, जिसको हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है दो ग्रुप से मिलकर बना है, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। देखो इसमें से लिया गया है ये, जैसे कार्बोक्सिल है तो जैसे यहां से ले लिया गया, ये हो गया कार्बोक्सिल। इसमें से CARB कार्ब और OXYL कार्बोक्सिल। तो कहने का मतलब इसमें दो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। इसको कहते हैं इसलिए कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी जिन यौगिकों में ये ग्रुप होगा COOH, वे कहलाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके आधार पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल दो प्रकार के हो जाएंगे, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये दोनों में हो सकता है। जैसे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसमें भी हो सकता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कैसे अलग अलग करेंगे? तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल उसको कहेंगे जिसमें ये आपका COOH या तो H से जुड़ा हो और या तो एल्किल समूह से। ये जो है या तो H से जुड़ा हो और या एल्किल समूह से, तो वो हो जाएगा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे हम एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल सीरीज का पहला मेंबर लिखते हैं H जोड़कर फार्मिक अम्ल, HCOOH। दिस इज फार्मिक एसिड, ये है फार्मिक अम्ल। ये हो गया फार्मिक अम्ल। अब H ना जुड़कर R जुड़ा हो, R का मतलब एल्किल, जिसमें आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। कहने का मतलब मेथिल है तो एक कार्बन, एथिल है 2 कार्बन, प्रोपिल है 3 कार्बन। तो अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा 3। ये आपका एल्किल समूह मेथिल, R एल्किल का मतलब यहाँ पर मेथिल,
इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड। और बोर्ड के हिसाब से इन्हीं दोनों एसिड के बारे में पढ़ना रहता है, फार्मिक एसिड के बारे में और एसिटिक एसिड के बारे में। ये फार्मिक एसिड इसलिए नाम पड़ा है, इसका लैटिन नाम है फार्मिका। फार्मिका लैटिन नाम, जिसको अपने यहां इंग्लिश में एंट कहते हैं, चींटी। तो लाल चींटियों में ये एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको जो है फार्मिक एसिड कहते हैं। और ये जो एसिटिक एसिड है, इसका लैटिन नाम है एसिटम, जिसको अपने यहां विनेगर कहते हैं। विनेगर का मतलब सिरका। तो ये अम्ल सिरके में पाया जाता है, इसलिए इसको सिरके का अम्ल। और ये लाल चींटियों में पाया जाता है, इसलिए इसको लाल चींटी का अम्ल। तो एलिफैटिक में दो अम्ल के बारे में पढ़ना है, फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। अब इसी में जब कार्बन की संख्या 12 से लेकर 18 तक होती है, तब उसको हम फैटी अम्ल भी कहते हैं। यही एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर कार्बन की संख्या 12 से लेकर 18 तक होती है, तो उसको फैटी एसिड यानी बसा अम्ल कहते हैं। फैटी एसिड यानी कार्बन की संख्या 12 से लेकर किसके बीच में हो, 18, तो उसको हम फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल भी कहते हैं। अब हम आते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें कार्बोक्सिल समूह होगा, COOH। अब यहां पर COOH किससे जुड़ा हो, एरिल समूह से, जैसे फेनिल समूह से या एरिल समूह से जुड़ा हो। जैसे आपका ये COOH है, एरिल में जैसे फेनिल C6H5, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। ये C6H6 है, और एक कम किया तो H5 हो गया, COOH। इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखिए बेंजीन जो एरोमेटिक यौगिक है, तो इस तरीके से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें COOH जो है एरिल समूह से, जैसे एरिल में ये फेनिल C6H5, तो C6H5 COOH ये है बेंजोइक एसिड। तो ये स्पष्ट हो चुका, एलिफैटिक में COOH S से जुड़ा होगा या R से, एरोमेटिक में COOH किससे जुड़ा होगा, AR से। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसमें भी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक समूह है COOH, उनकी संख्या के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे इसी में एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में जैसे हम COOH दो बार लिख लें, जैसे COOH हमने लिखा, और मान लो एक कार्बन ये COOH, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए दो, और यहाँ भी दो। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिल जो समूह है वो दो बार है, तो इसको कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो इसके पहले बताए गए ये HCOOH,
या CH3COOH जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक बार है, इसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और जिसमें COOH दो बार, उसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और जिसमें 3 बार होता है उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम याद रखना जरूरी, जैसे इसका होता है फॉर्मिक एसिड, इसका होता है एसिटिक एसिड, और ये जो है इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कार्बन पर भी 2 OH हो सकते हैं, जैसे ये एक ही कार्बन पर 2 OH, 2 COOH हैं। ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम मैलोनिक एसिड। ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है मैलोनिक एसिड। ये भी है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों को अलग अलग किस नाम से पुकारते हैं? जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और विक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जेम का मतलब जिसमें एक ही कार्बन पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े हों, उसको कहते हैं जेम कार्बोक्सिलिक एसिड। और विक उसको कहते हैं जिसमें अलग अलग कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, उसको कहते हैं विक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये विक और ये है जेम। इसी तरीके से जब 3 COOH होंगे तो उसको कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनके निर्माण की विधियों के बारे में बात करते हैं। ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, यही बोर्ड के सिलेबस में है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी एलिफैटिक। इनके निर्माण की विधियां क्या हैं, कैसे इनको बनाते हैं? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां, यानी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH वो एक बार रहेगा। इंग्लिश में कह सकते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। पहली विधि जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स, यानी प्राथमिक एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के द्वारा। प्राथमिक एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक एल्कोहल या एल्डिहाइड
के ऑक्सीकरण द्वारा हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्राथमिक एल्कोहल OH, जिसमें प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, जैसे हमने ले लिया मेथिल अल्कोहल, ये आपका मेथिल अल्कोहल। और ऑक्सीकरण ये लिख दिया नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। और यहां लिखना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय के लिए हमने लिख दिया H+। OH- भी ले सकते हैं, क्षारीय माध्यम में भी ले सकते हैं। अम्लीय माध्यम में भी पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, क्षारीय माध्यम में भी पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। यहाँ पर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं अम्लीय माध्यम में। तो ये अल्कोहल ऑक्सीकृत हो जाता है एल्डिहाइड में, और कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर 1 कार्बन 1 कार्बन। और ये एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एसिड में। ये जो CHO है ये बदल जाता COOH में। ये आपका बन गया फार्मिक एसिड, किससे? मेथिल अल्कोहल से। मेथिल अल्कोहल से आपका बन गया फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। एल्डिहाइड से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, उसके लिए हम दुर्बल ऑक्सीकारक भी ले सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हैं, फेहलिंग सॉल्यूशन ले सकते हैं, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, या केवल इन्हीं को ले सकते हैं, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। मेथिल अल्कोहल के स्थान पर अगर एथिल अल्कोहल लेंगे तो आपका एसिटिक अम्ल मिल जाएगा। जैसे 1 कार्बन तो यहां पर 1 कार्बन, अगर 2 कार्बन तो यहां पर 2 कार्बन रहेंगे। आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो डायरेक्ट SCHO, और इसके स्थान पे दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हो Ag2, तब भी ये एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होगा फार्मिक अम्ल में। और टॉलेंस रिएजेंट बदल जाता है सिल्वर मिरर में। टॉलेंस रिएजेंट ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पहली विधि थी। अब दूसरी विधि में हम एल्किल साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। एल्किल साइनाइड, जिसको IUPAC में नाइट्राइल्स के नाम से पुकारते, एल्केन नाइट्राइल्स, या साधारण में एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से, एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, यानी एल्किल साइनाइड का जल अपघटन किया जाए। जैसे एल्किल साइनाइड, R लिख दिया एल्किल, और साइनाइड के लिए लिख दिया Cl। अब अगर अम्लीय जल अपघटन करते हैं अम्ल की उपस्थिति में, जैसे HCl एक अम्ल है, अम्ल की उपस्थिति में ये जल अपघटन करती है।
तो जो CN है वो सीधे बदलता है COOH में, यानी ये जो साइनाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपका NH4Cl। तो एल्किल साइनाइड के अम्लीय जल अपघटन से भी आपका प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरी विधि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया के द्वारा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और तथा RMgX ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया द्वारा। तो CO2 हमने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया, और RMgX ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक RMgX और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बताए थे R माइनस होता है, MgX प्लस होता है CO2 के साथ। तो CO2 में C प्लस होता, O माइनस होता है, या ये C प्लस ये O माइनस। ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इस पर माइनस आ जाता है, इस पर प्लस आ जाता है। माइनस इस प्लस से जुड़ा, और ये माइनस से प्लस जुड़ा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हो गई। ये जो प्रोडक्ट बना इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी इसका जब जल अपघटन करते हैं, तब आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यहां पर OH हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस MgX OH। क्या प्राप्त हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तीसरी विधि है। अब चौथी विधि का जिक्र करने जा रहे हैं। चौथी विधि बाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स के कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। एल्कीन के कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। एल्कीन्स के कार्बोक्सिलीकरण द्वारा बाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में।
ये हमने एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य ले लिया। और इसमें कार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं? एल्कीन्स की रिएक्शन करा देते कार्बन मोनोऑक्साइड और जल से, और वो भी H3PO4 फास्फोरिक अम्ल की प्रेजेंस में। यह आपका एल्कीन है। एक H यहां जुड़ता हो जाता CH3, हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH2 COOH, एक H यहां बचा है, ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोपियानिक अम्ल। कौन सा अम्ल? प्रोपियानिक अम्ल। प्रोपियानिक एसिड। इसे कोच अभिक्रिया भी कहते हैं, कोच रिएक्शन। तो ये हो गई तीसरी विधि, वो चौथी विधि। और पांचवी विधि वो है एल्केन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। एल्केन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। एल्केन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के क्षारीय जलक गठन द्वारा। के क्षारीय जलघटन द्वारा, यानी बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, यानी एल्केन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के क्षारीय जलघटन द्वारा। तो एल्केन में जैसे मान लीजिए पहला मेंबर मेथेन, तो ये मेथेन है CH4। एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य मेथेन है। ट्राई हैलोजन, 3 हैलोजन लगाना है, एक हाइड्रोजन रखेंगे, 3 हैलोजन लगा दिए, 1 2 और 1 3। ये हो गया ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न किसका? एल्केन का, यानी मेथेन का। ये मेथेन का ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है, जिसको आप कह सकते हो ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। और क्षारीय जलघटन के लिए इसकी क्रिया करा देते NaOH से, एक्वस जलीय। तो ये OHCl को हटाएगा 3 बार, तो यहां 3 कर देते हैं। तो CH, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH, और प्लस 3 NaCl। अब ये जो पदार्थ बना है जिसमें एक कार्बन पर 3 OH हैं, तो हमने बताया अगर एक कार्बन पर एक से अधिक OH होते हैं तो अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पर एक से अधिक OH हो, चाहे 2 OH हो चाहे 3 OH हो, तो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। अगर एक कार्बन पर एक से अधिक OH हो तो यह अस्थायी कैसे बनता है? जल निकाल के, ऐसे जल निकाल देता H2O। जब जल निकाल दिया HCOOH, फार्मिक अम्ल बन गया। ये आपका कौन सा अम्ल बन गया? फार्मिक अम्ल बन गया, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड। अब शेष विधियों की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।